डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का मॉडल पेपर अपलोड किया था और ये भी मैंने मेंशन कर दिया था कि ये मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से नहीं है और ना ही बोर्ड जो है वो इस साल मॉडल पेपर इशू करेगा। तो ये शाहजी कॉलेज ऑफ पारोना यानी शाह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक मॉडल पेपर तैयार किया है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, ताकि स्टूडेंट देख सके कि इस साल जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न के मुताबिक आएगा। तो अब जो यहाँ पर मॉडल पेपर है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का मॉडल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो मॉडल पेपर है उसे आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सेक्शन ए में जो है वो 40 MCQs हैं। एक MCQ एक नंबर का यानी 40 नंबर के MCQs हो गए। सेक्शन बी में 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा, यानी सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में एक ही सवाल आएगा जिसमें पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे जिसमें से आपको 2 पार्ट्स करने होंगे और वो होंगे दोनों मिलाकर 20 नंबर के। ठीक है, यानी सेक्शन सी आपका 20 नंबर का होगा। तो ये MCQs हैं। इन MCQs को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। ये सारे MCQs आप लोग को आते होंगे। ठीक है, और ये MCQs मैं अपनी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अपने जो स्टूडेंट्स हैं और शाह ग्रुप के जो टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ये MCQs क्लास में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो इन MCQs में कोई वैसी ख़ास परेशानी की बात नहीं है, आसान से MCQs हैं, 40 MCQs। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है इस वक्त वो है अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं रखा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सारी बातें आप लोगों को मालूम है कि एसेट्स कैसे मालूम करते हैं, लाइबिलिटीज़ कैसे मालूम करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो है वो जनरल का एक क्वेश्चन रखा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें किसी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंपनी में कारोबार शुरू करने के लिए आपने कैश और फर्नीचर इन्वेस्ट किया, फिर बैंक अकाउंट खुलवाया, फिर मर्चेंडाइज़ खरीदी है जिसमें से कुछ पैसा कैश पे किया है, बाकी उधार पर है, फिर मर्चेंडाइज़ वापस की है, फिर कैश पे सेल की है और फिर सैलरीज। ठीक है, ये उसकी एंट्रीज़ भी देख लीजिए, चाहे तो आप किसी एंट्री में कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा गया है। जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। ठीक, तो जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के लिए पहले मैंने जो है वो जनरल बना लिया ताकि स्टूडेंट को आसानी हो जाए कि हम जो पहले यहाँ पर एंट्रीज़ बनी हुई हैं इन एंट्रीज़ की हम पहले जनरल एंट्रीज़ यानी इन ट्रांजेक्शन की पहले जो है वो जनरल एंट्रीज़ बना ली हमने, ताकि इससे जब हम लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाएं तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, स्टूडेंट को इस बात को यहाँ पर समझना ज़रूरी है, हालांकि टीचर डिस्कस कर चुके होते हैं कि जब आप इससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं यानी कि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें पहले से बैलेंसेस मौजूद हैं। यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फैसल अ सोल ट्रेडर एज ऑन दिसंबर 31 2010। ये दिसंबर के 2010 के बिल्कुल एंड के बैलेंसेस मौजूद है, ऑलरेडी गिवन है बैलेंसेस। इसके बाद नीचे कहते हैं ड्यूरिंग जनवरी 2011, यानी अब अगला महीना स्टार्ट हो गया, दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा आ गया, जनवरी। यानी दिसंबर के बैलेंसेस भी गिवन है और साथ साथ जनवरी की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, यानी प्रीवियस मंथ के बैलेंसेस भी हैं और नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शन भी है। तो फिर इस सूरत में जब आप टी अकाउंट बनाते हैं तो जो एंट्रीज़ हमने इस साल बनाई है यानी जो जनवरी में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जो एंट्रीज़ बनाई है वो इस वक्त आपके सामने यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन हुई, 4 एंट्रीज़ मौजूद हैं। तो जब टी अकाउंट बनाते हैं तो पहले जो पुराने बैलेंसेस होते हैं पहले आप उनके टी अकाउंट बनाते हैं, यानी कैश, बैंक, सेल वगैरह, पहले आप इनके टी अकाउंट मेंटेन करेंगे और टी अकाउंट में पहले इनके बैलेंसेस लिखे जाएंगे। जैसे कैश क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट साइड पर। तो कैश के टी अकाउंट में सबसे पहले जो पिछला बैलेंस है कैश का 25,000 का, वो बैलेंस लिखा जाएगा। इसी तरीके से बैंक एसेट है, बैंक का जो बैलेंस है सवाल में देखिए यहाँ पर मौजूद होगा। बैंक का बैलेंस कितना है, 15,000 रुपये। बैंक एसेट है, एसेट का बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट साइड पर, तो यहाँ पर भी बैंक का बैलेंस लिखा गया डेबिट साइड पर। एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमने जो है वो अपने तमाम टी अकाउंट्स को कंप्लीट किया। जो सवाल में वर्ड्स मौजूद थे यानी जो पहले से बैलेंसेस थे पहले उनके टी अकाउंट्स बनाए गए और फिर जो आपकी एंट्रीज़ में वर्ड आ रहे हैं उनके भी टी अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए यानी कैश, बैंक, सेल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, बिल्स पेबल, मर्चेंडाइज और कैपिटल, इनके टी अकाउंट भी बनेंगे। और अगर कोई एक ऐसा वर्ड आ जाए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन आपकी इंक्रीज़ में मौजूद हो, मिसाल के तौर पर ड्राइंग, ड्राइंग पहले से सवाल में मौजूद नहीं था तो आप साथ साथ ड्राइंग का टी अकाउंट भी बनाएंगे, यानी कि ऊपर वाले डेटा से भी टी अकाउंट बनाना है और साथ साथ नीचे वाले से भी टी अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग का टी अकाउंट होगा, ये ड्राइंग का टी अकाउंट, और फिर इसके बाद इससे ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो तो आप लोगों को आता ही है, बहुत ही आसान सी सूरत हाल है। और जो भी टी अकाउंट आपने बनाया उनके डी बैलेंसेस बस यहाँ पर उठाकर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सवाल है कैश बुक का
इस कैश बुक के सवाल में कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ कुछ बातें जो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात कि इसमें जो बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, देखिए बैलेंस एट बैंक ₹50,000, आगे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक का बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट का मतलब है माइनस में। अगर बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में हो तो फिर उस सूरत में बैंक का बैलेंस लेफ्ट साइड पर यानी रेसिट साइड पर नहीं लिखा जाता, फिर उस सूरत में बैंक का बैलेंस राइट साइड पर यानी पेमेंट साइड पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल बैलेंस बीडी, यानी बैंक का जो बिगनिंग बैलेंस है वो पेमेंट साइड पर लिखा गया 50,000, जबकि कैश का बैलेंस बीडी जो है वो एज यूजुअल लेफ्ट साइड पर ही लिखा गया, रिसिट साइड पर लिखा गया 40,000। उसके बाद तमाम ट्रांजेक्शन पुरानी ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप पढ़ कर देख लीजिएगा। सारी यूजुअल ट्रांजेक्शन है जो कि आप और आपके टीचर्स ने आपको जो है वो कैश बुक में पढ़ाया होगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट आ रहा है मैं उसको खुद डिस्कस करता जा रहा हूँ आपके साथ, जैसे कि यहाँ पर आ गया, ये शायद बहुत कम एयर में आया हुआ है बैलेंस बीडी का या नेगेटिव बैलेंस का, तो इसे मैं डिस्कस करता। स्पेशल जर्नल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है, आसान सा सवाल है। सिर्फ आपको परचेज जर्नल बनाना है और सेल्स जर्नल बनाना है। उम्मीद है आपको सेल्स जर्नल परचेज जर्नल का कॉन्सेप्ट पता होगा, स्पेशल जर्नल कॉन्सेप्ट पता होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है स्पेशल जर्नल में लिखी जाती हैं और कौन सी नहीं लिखी जाती। बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक रिकन्सिलिएशन में बैंक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है माइनस में बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस माइनस में है, बाकी कैश बुक का बैलेंस प्लस में है, वैसे लिखा। उसके बाद इनके रूल्स आपके टीचर्स ने, आपके जो भी है जिससे भी आपने पढ़ा है उन सब ने आपको बताए होंगे कि इनके रूल्स क्या हैं, उसी के मुताबिक जो है उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर की गई है और ये इसका जो है वो एडजस्टेड क्लासेस। सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना है कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, कोई इसमें एंट्रीज़ नहीं मांगी गई, इसीलिए हमने कोई एंट्रीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की। क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्शन ऑफ एरर्स है, ये भी आसान सा सवाल है, यूजुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है, कोई इसमें अलग सी बात नहीं है कि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ, सारी पुरानी और आसान सी बातें चेक कर लीजिएगा। सेक्शन सी, सेक्शन सी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है और यहाँ पर यही सवाल आता है। इसमें आपको 3 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इस वक्त, इनमें से आपको कोई सी भी 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में यही 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है कि एडजस्टिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आ जाए, कोई सी भी 3 रिक्वायरमेंट आ सकती हैं। ये सिर्फ आपके अंदाजे के लिए कि सवाल किस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एंट्रीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एंट्रीज़ क्या बनेंगी। रेंट एक्सपेंस 3,000, ठीक है भाई। ऊपर देखिए रेंट एक्सपेंस कितना है, ऊपर रेंट एक्सपेंस है 5,000, यानी जो हमारे कारोबार का ख़र्चा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5,000 रुपये। लेकिन जब साल ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को बैठ के जब हमने अपने ख़र्चे की कैलकुलेशन की, खर्चे का हिसाब किताब लगाया, तो पता चला कि नहीं भाई, ख़र्चा हमारा जो है वो 5,000 रुपये नहीं हुआ, बल्कि एक्चुअल जो हमारा पैसा खर्च हुआ है रेंट के हवाले से वो 3,000 रुपये हमारा एक्चुअल खर्चा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये बनता है कि हमने जो 5,000 रुपये रेंट के नाम पर दिए थे खर्चे के तौर पर, वो पूरे पैसे अभी खर्च नहीं हुए हैं। उसमें से खर्च कितने हुए हैं, सिर्फ 3,000 रुपये खर्च हुए। इसका मतलब बाकी 2,000 रुपये अभी भी हमारे बाकी हैं, यानी वो पैसे अभी खर्च नहीं हुए। और जो पैसे अभी बाकी हैं, जो पैसे अभी खर्च नहीं हुए, उसे हम कहते हैं प्रीपेड। दे तो दिए लेकिन अभी खर्च नहीं हुए, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड, यानी बाकी 2,000 रुपये हमारे क्या हैं, प्रीपेड है। हमारा खर्चा कितना लिखा हुआ था, 5,000 रुपये, लेकिन पता चला कि नहीं भाई, खर्चा 5,000 नहीं हुआ बल्कि 3,000 रुपये हुआ। इसका मतलब हमारा खर्चा जो है वो कम हो गया। हम सोच के बैठे हुए थे 5,000 खर्च होंगे, लेकिन 3,000 रुपये अगर खर्च हुए तो इसका मतलब हमारा खर्चा कम हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो जब खर्चा कम हो जाए तो उसे कहाँ लिखते हैं, उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। तो इसलिए रेंट एक्सपेंस को लिखा क्रेडिट साइड पर। कितना खर्चा कम हुआ मेरा, 2,000 रुपये। और मेरा खर्चा क्यों कम हो गया, क्योंकि वो पैसे अभी तक खर्च नहीं हुए, यानी वो पैसे अभी बाकी हैं, यानी प्रीपेड है। इसीलिए मैंने डेबिट साइड पर, क्योंकि प्रीपेड एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, इसीलिए प्रीपेड रेंट को लिखा गया डेबिट साइड पर 2,000 रुपये। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है सैलरीज एक्सपेंस ₹25,000 फॉर डे। सैलरी का जो खर्चा हुआ वो 25,000 रुपये हुआ। अब ऊपर देखिए, ऊपर सैलरी का एक्सपेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस 20,000 रुपये। हमारे पास जो खर्चा लिखा हुआ है वो तो 20,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय आकर कहता है कि भाई हमारा जो खर्चा बनता है वो 25,000 रुपये बनता है। इसका मतलब हमने एम्प्लॉय को दिए हैं 20,000 रुपये और एम्प्लॉय कह रहा है कि खर्चा हुआ है 25,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये हमें एम्प्लॉय को और देने हैं, जो कि अभी तक हमने नहीं दिए। इसका मतलब खर्चा हमारा 20,000 नहीं हुआ बल्कि 25,000 रुपये हुआ, यानी हमारा खर्चा 5,000 रुपये मज़ीद बढ़ गया।
खर्चा बढ़ गया तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो सैलरीज एक्सपेंस को लिखा आपने डेबिट साइड पर कि मेरा खर्चा बढ़ गया, बढ़ने की सूरत में डेबिट साइड पर। और ये खर्चा क्योंकि मैंने अभी तक अदा नहीं किया तो मुझे अदा करना है तो मुझ पर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो सैलरीज पेबल को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाइज अनयूज्ड, यानी सेल सप्लाइज यूज़ नहीं हुई 2000 रुपये की। ऊपर देखते हैं, ऊपर सेल सप्लाइज लिखी हुई है 3000, यानी 3000 रुपये की सप्लाइज लेकर आए थे। इसमें से 2000 रुपये की अभी तक यूज़ नहीं हुई, इसका सॉरी यूज़ हो गई, सॉरी यूज़ लिखा है, मैं अनयूज़ पढ़ रहा हूँ। 2000 रुपये की सप्लाइज़ क्या हो गई, यूज़ हो गई, यानी इस्तेमाल हो गई, खर्च हो गई। जो सप्लाइज़ यूज़ हो गई इसका मतलब वो खर्च हो गई, इसका मतलब आपके लिए क्या बन गई, एक्सपेंस। एक्सपेंस बन गए तो उसे किस नाम से लिखेंगे, एक्सपेंस के नाम से। और क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने की सूरत में कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो सेल सप्लाइज एक्सपेंस को लिखा आपने डेबिट साइड पर। और सप्लाइज़ पहले 3000 की थी, अगर इसमें से 2000 रुपये की सप्लाइज़ यूज़ हो गई तो क्या अभी मेरे पास 3000 रुपये की सप्लाइज़ बची होगी, तो इसका जवाब है नहीं। अब हमारे पास 1000 रुपये की सप्लाइज़ बची होगी। सप्लाइज़ यानी स्टेशनरी, हमारे पास से स्टेशनरी कम हो गई, एसेट कम हो गया। एसेट कम हो जाए तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। तो सेल सप्लाइज़ को लिखा गया क्रेडिट साइड पर 2000 रुपये। आखिरी एंट्री डेप्रिसिएशन की है, वो आपको आती है। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट इसकी बहुत ही सिंपल है। सेल में से सेल आइटम को माइनस किया तो नेट सेल, और इसमें से लेस किया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है। अगर ऑलरेडी गिवन हो तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस दिए गए हैं आपके सवाल से भी, आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज से भी। तो ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट, और ये सिंपल सी इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है क्योंकि आपको ना आती है। और इसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनी हुई है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको ना आती है, ठीक है भाई। तो ये है एक किस्म का मॉडल पेपर कि इस तरह का पेपर जो है वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस साल जो है वो आने के चांसेस है, इस तरह का आ सकता है। यानी ये डिज़ाइन ये होगा, उसका पैटर्न ये होगा। ज़रूरी नहीं कि सवालात ऐसे ही होंगे, यही होंगे, सवालात की शक्ल कुछ भी हो सकती है। उम्मीद है कि आप जो है इसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।